काफ़ी सारे सवाल आपने पूछे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारे सवाल हैं जिसमें से कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं। सबसे पहला सवाल राजेश कुमार जी का आ जाता है, सर प्लीज़ सजेस्ट मी, मेरा घर के पास ही बहुत बढ़िया प्लॉट मिल रहा है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। जितना पैसा प्लॉट के लिए चाहिए उतना मेरा पोर्टफोलियो में है। क्या मैं पोर्टफोलियो से विड्रॉ करके प्लॉट खरीद लूँ या फिर लोन लेकर ले लूँ? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि क्या पोर्टफोलियो में उतना ही पैसा है जितने का वो प्लॉट होगा, तो मुझे लगता है नहीं खरीदना चाहिए। मान लो 50 लाख का प्लॉट है और 50 लाख का पोर्टफोलियो है, तो पूरा पोर्टफोलियो जीरो करके प्लॉट खरीदना तो मुझे नहीं लगता समझदारी वाली चीज होगी। कम से कम भी अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उसमें से 50 लाख प्लॉट खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन जो विड्रॉ करोगे उस पर टैक्स भी भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, आपको पूरी उम्मीद है कि जो प्लॉट है वो कम से कम भी तो 15% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। अगर 15% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है आपको लगता है, तो प्लॉट खरीदना सही डिसीजन है। लेकिन ग्रोथ के बावजूद में भी पूरा, क्योंकि अगर आप पूरा पोर्टफोलियो विड्रॉ करके डाल दे रहे हो तो आप पूरा पैसा उसी प्लॉट में डाल दे रहे हो। फिर आगे चल के अगर आपको मतलब कोई गोल वगैरह कुछ भी है दूसरा, तो उसके लिए तो फिर से आपको सेविंग करनी पड़ेगी या फिर वो प्लॉट बेचना ही पड़ेगा। तो इसलिए सोच समझ कर डिसीजन ले, जल्दबाजी में डिसीजन न ले। क्या लोन लेकर प्लॉट खरीदे? मुझे लगता है ये भी बहुत सही आइडिया नहीं है कि लोन लेकर प्लॉट खरीदेंगे। आप पैसे जमा करो इक्विटी पोर्टफोलियो में। मतलब प्लॉट खरीदने का रीजन क्या? लोन लेके क्या इन्वेस्ट करोगे? एक तरीके से वही हो गया, लोन लेके आपका इन्वेस्टमेंट करने की तरह हो गया, लोन लेके प्लॉट खरीदना। तो जरूरत अगर नहीं है और हम इन्वेस्ट करना ही चाह रहे हैं, तो जो पोर्टफोलियो है उसी को ग्रो होने देना सबसे बेहतर चॉइस है। अगर बड़ा पोर्टफोलियो है तो इसका एक हिस्सा प्लॉट में डाल देना भी सही चॉइस होगा। लेकिन अगर छोटा पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो को पहले ग्रो करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे तुहिन सानी जी का। तुहिन सानी लिखा हुआ है, एलआईसी एएमसी का म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट कैंप्स स्टेटमेंट में शो नहीं करता है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखिए, एलआईसी म्यूचुअल फंड का जो आरटी है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो है, वो कैंप्स नहीं है, वो केफिनटेक है। और इसलिए आपको कैंप्स में स्टेटमेंट नहीं दिखता है। आप एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन में देखोगे वहां पे आपको दिखेगा, आप केफिनटेक में देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा। क्योंकि केफिनटेक सारा आरटीए है, तो सारा जो डेटा है वो एलआईसी का केफिनटेक के पास रहता है, एलआईसी म्यूचुअल फंड का। तो इसलिए किसी भी अगर म्यूचुअल फंड स्कीम का आपको डेटा किसी पर्टिकुलर में नहीं दिख रहा है तो आप दूसरा चेक करके देखो या गूगल पे सर्च कर लो कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी का आरटीए कौन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बबलू जी का, बबलू पटेल, अगर 10 साल बाद इन्वेस्टर मर गया तो क्या होगा, पैसे किसको मिलेंगे? देखिए, 10 साल बाद अगर डेथ हो जाती है इन्वेस्टर की तो पैसा नॉमिनी का काम है कि वो पैसा जो भी उनका लीगल जो उत्तराधिकारी है उनके पास पैसा ट्रांसफर करवा दे। ये नॉमिनी एक तरीके से करता धरता है। नॉमिनी देख रेख करने के लिए रहता है आपके एसेट की। अगर नॉमिनी भी वही है और जो लीगल हेयर है वो भी वही है, मतलब कि पिता के बाद पिता ने अपने बेटे को नॉमिनी बना रखा है और लीगल हेयर भी वही होगा, तो पिता से बच्चे को मिल जाएगा, वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे पिता के पैन पे है सब कुछ, अब वो बच्चे के पैन पे आ जाएगा सब कुछ। लेकिन बशर्ते कि बच्चे को पता हो या किसी को पता हो कि पिता ने इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की जानकारी अपने परिवार के पास रखें। तो अगर पता है और आप बताएंगे एएमसी को कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टर की डेथ हो गई है, तो अब पहले बहुत प्रॉब्लम परेशानी होती थी, अब एकदम आसान हो चुका है प्रोसेस। कुछ परेशानी नहीं होती, आपको बस इन्फॉर्म करना है, बाकी सब कुछ उधर से एएमसी वाले कर देंगे। 28915 क्वेश्चन करते हैं, अगर सब बाय करेगा तो सेल कौन करेगा? जब कोई सेलर ही नहीं तो बाय कैसे करेगा? ये मार्केट मैनिपुलेटेड है, सॉफ्टवेयर से स्टॉक्स को ऊपर नीचे करते हैं, पूरा मार्केट ऑपरेटर गवर्नमेंट के हाथ में है। नहीं, देखिए, कोई सेलर होता है तभी आप बाई कर पाते हैं, या कोई बायर होता है तभी आप सेल कर पाते हैं। पता है, एकदम ये चीज आप क्लियर रखिए। जो लिक्विडिटी होती है स्टॉक्स के अंदर, अब क्यों एचडीएफसी का स्टॉक ज्यादा लिक्विड है लेकिन कोई एकदम बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी होगी
उसका स्टॉक लिक्विड नहीं होगा। जो मिनी कैप एकदम होगी 1, 2, 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ कह रहा हूँ, 50 लाख के मार्केट कैप की, तो वो सब एकदम इलिक्विड होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बायर सेलर नहीं होते हैं। तो बायर सेलर होते हैं एक्चुअल में, तभी बाइंग सेलिंग होती है। गवर्नमेंट यहाँ पे, गवर्नमेंट सपोर्ट करने की कोशिश करती है मार्केट को कभी कभी, लेकिन इस तरीके से ऑपरेटर का गेम खेल के नहीं। वो रिफॉर्म्स लाके, जैसे टैक्स रिफॉर्म आया, या लिक्विडिटी बढ़ा के मार्केट के अंदर में, या कभी कभी लिक्विडिटी घटाती भी है आरबीआई, इंटरेस्ट रेट घटाया मतलब लिक्विडिटी बढ़ी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया मतलब लिक्विडिटी घटी। तो ये सब चीजें होती है। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर से प्राइस को ऊपर बढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर से प्राइस को नीचे घटाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। जो मार्केट मैनिपुलेशन भी करता है कोई, तो वो एक्चुअल पैसे डाल के स्टॉक के अंदर मार्केट मैनिपुलेशन करता है। तो ये चीज नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है कि सब बाई करेंगे तो सेल कौन करेगा, देखिए हमेशा ही मार्केट के अंदर में बायर भी है और सेलर भी है। अब तो इतनी मिच्योर हमारी मार्केट हो चुकी है, कम से कम बहुत पुरानी हमारी मार्केट है, तो हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा रहता है जिसका नया गोल बनता है, तो उस गोल के लिए वो इन्वेस्ट करता है, और हमेशा कोई ना कोई ऐसा रहता है जिसका गोल पूरा होता है तो वो अपना जो होल्डिंग है वो बेचता है। कोई ना कोई हमेशा ट्रेडिंग करते रहता है, कोई इंट्राडे करते रहता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता रहता है, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करते रहता है। तो इसलिए मार्केट के अंदर में जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है। जिस स्टॉक के अंदर में जितनी ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी वो उतना ज्यादा लिक्विड होगा, उतना ज्यादा वॉलेटाइल भी होगा। और जैसे एमआरएफ का स्टॉक था, ठीक है, अब मान लो 1 लाख 2 लाख रुपए का कोई स्टॉक हुआ तो कितने लोग, तो इसलिए भी वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर स्टॉक का प्राइस 5 लाख रुपए हो जाएगा तो वहां पे कौन ट्रेडिंग करने जाएगा, तो इसलिए भी कम हो जाता है प्राइस। और खरीदता भी नहीं, मतलब एक बार जिन्होंने खरीद के रख लिया वो बस रखे हुए। तो इसलिए बाइंग सेलिंग होती है, हमेशा ही बायर्स भी होते हैं और हमेशा सेलर्स भी होते हैं मार्केट के अंदर। एम के सचतक जी का कहना है इस महीने मार्केट गिरेगा 5-10%। देखिए मई का महीना है, हिस्टोरिकली मई के मंथ को जाना जाता है प्रॉफिट बुकिंग मंथ की तरह। अब होता है प्रॉफिट बुकिंग मई के महीने में करते हैं इन्वेस्टर। तो अब चाहे प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिर जाए 5-10%, या फिर पाकिस्तान और इंडिया का टेंशन बढ़ जाए इसलिए 5-10% गिर जाए, 5-10% गिरना कोई बहुत बड़ी बात मार्केट के लिए नहीं है अगर वॉर टाइप कोई सिचुएशन आ जाती है तो। और अगर गिर भी जाती है तो इससे इन्वेस्टर के ऊपर भी 5-10% गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जरूर डेफिनेटली गिर सकती है, क्योंकि एक इंडिया पाक का टेंशन हमारे सामने है जो कि विजिबल है कि अगर ये एक्सेलेरेट करता है, और तो ये विजिबल टेंशन है कि इसके कारण मार्केट गिर सकती है। बाकी प्रॉफिट बुकिंग है, इसका कोई नहीं कह सकता कि किस समय पे मार्केट का मूड माहौल प्रॉफिट बुकिंग के लिए बदले और प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट को नीचे ले आया जाए। वो इनविजिबल है, लेकिन ये विजिबल रिस्क है, और 5-10% अगर गिरती है तो उससे कोई दिक्कत मुझे तो नहीं है, और मुझे लगता है जो भी एक्चुअल में इन्वेस्टर हैं उनको भी 5-10% से कोई फर्क नहीं पड़ता है। संतोष प्रसाद जी का कहना है एक पुरानी गीत है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो 40 साल बाद का 17 करोड़ आज के 1.5 करोड़ के बराबर होगा। अब मैं क्या बताऊं ऐसे लोगों को, आपके मतलब जो उन्होंने ये क्वेश्चन किया है उनका तो 1.5 करोड़ कभी नहीं बनने वाला है। 17 करोड़ छोड़ो, उनका 1.5 करोड़ भी कभी नहीं बनने वाला है, क्योंकि वो सोच समझ में आ जाती है ना, थिंकिंग समझ में आ जाती है। देखिए 40 साल बाद का अगर 17 करोड़ 20 करोड़ रुपया आज का अगर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के बराबर है तो क्या वो कम है? आज अगर हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए भी हो तो 75,000 रुपीज, बस यहाँ मैं कुर्सी पे बैठा हुआ वो हर महीने ऐसे बस बैठा हुआ हर महीने 75,000 रुपीज मेरे अकाउंट में हिट करेगा, और मैं हर साल उसको बढ़ा भी सकता हूँ। 75 से 80 जाएगा, 80 से 90, 100 हो जाएगा, और बस मुझे ऐसे बैठ के रहना है या फिर पलंग पे बेड पे सो के रहना है, या फिर मतलब सोना ही नहीं है, मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। मैं भाई अपना वैकेशन पे गया हुआ हूँ और मेरा हर महीने हिट कर रहा है पैसा अकाउंट में आराम से, मतलब घर वापस आने की जरूरत ही नहीं, घूम रहा हूँ इधर से उधर। बस क्या कुछ नहीं कर सकते हो? अगर 1.5 करोड़ रुपए अभी है, 50 लाख डाल दिया बिजनेस में, 1 करोड़ मेरा इन्वेस्टेड है, तो वैल्यू समझो। कुछ नहीं है पैसा, 1.5 करोड़ रुपए कम है, तो ऐसा कह देना कि उस टाइम पे इतने पैसे की वैल्यू इतनी रहेगी, भाई अभी तुम्हारे पास है उतनी नहीं है। रहते तो यहाँ पे कमेंट करने की बजाय कुछ बढ़िया काम समाज के लिए कर रहे होते, नहीं कर रहे हो।
तो इसलिए ये कह देना कि इन्फ्लेशन, और भाई आप इन्फ्लेशन आज के डेट से कैलकुलेट कर रहे हो, जब इंडिया भी डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी ना 20 साल 25 साल बाद, जब डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी तो इन्फ्लेशन यहां भी नीचे आ जाएगा, यहां भी 1% पे इन्फ्लेशन आ जाएगा, 2% पे इन्फ्लेशन आ जाएगा, हो सकता है इन्फ्लेशन निगेटिव में कभी चली जाए, रिटर्न्स भी हमारी घटेंगी, इन्फ्लेशन भी हमारा घटेगा, तो पैसा उतनी तेजी से डी वैल्यू नहीं होगा जितनी तेजी से आज हो रहा है या पिछले कुछ समय में हुआ है। आज से 20 से 25 साल बाद पैसा इतनी तेजी से डीवैल्यू नहीं होगा, इन्फ्लेशन का रेट घटेगा। तो 40 साल बाद क्या हो रहा होगा ये सोचकर अभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने फ्यूचर को बस ब्लैक अंधेरा छोड़ देंगे, ये कोई सॉल्यूशन थोड़े ना है। कम से कम जितना ही कर सकते हैं, अब भाई ज्यादा, अब 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करने के लिए कि थोड़ी ना मैं कह रहा हूं, आप 10,000 करो, आप 1 लाख करो, क्या फर्क पड़ता, आप 5 साल के अंदर में 50 करोड़ बना लो, मुझे तो और खुशी ही होगी। तो आप डालना चाहते हो 1000 और महीने का, और फिर कहते हो कि 40 साल बाद 17 करोड़ का तो 1.5 करोड़ वैल्यू रहेगा।